सो हेलो एवरीवन, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स जल्दी ही आने वाले हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने यूट्यूब पे एक नई सीरीज चलाई है जिसमें कि हम ओनली 5 PYQ, ओनली 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली हम करने वाले हैं यहाँ पे, जिनमें कि हम इनके बीच का कॉन्सेप्ट जो इनसाइड है वो भी डिस्कस करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से करने की ट्राई करनी है। उसके बाद में आपको उसका सोल्यूशन देखना है। अगर आपको कुछ नई चीज़ लगती है तो आप उसको किसी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी जो भी स्क्रीन में आप देख रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है एक बार, और एक बार खुद से ही इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करो। ओके, अब देखो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होता है? बाउंड्री, किसी भी जो क्लोज फिगर है उसकी सम ऑफ ऑल साइड्स को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो देखो उसमें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? राइट एंगल की जस्ट सामने वाली साइड, तो ये तो हमको पहले से दिए रखी है 25 सेंटीमीटर, और इन तीनों का जो सम दिया हुआ है वो दे रखा है अपने को 60 सेंटीमीटर। और मेरे को बताना कि बाकी बची दो साइड का सम क्या होने वाला है। आपने ट्राई किया होगा। देखो अगर मैंने इसको ए लिया और इसको बी लिया तो क्या ए प्लस बी प्लस 25 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 35 सेंटीमीटर। मतलब जो दोनों साइड है उनका सम कितना होना चाहिए? 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक बात बताओ मेरे को, ए बी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होने वाली है? 35 माइनस ए। इसका मतलब मैं बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 35 माइनस ए। मतलब अगर मेरे को ए की वैल्यू पता लग गई तो मैं बी की वैल्यू भी निकाल लूँगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे अच्छी एक थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है तीनों साइड के लिए? पाइथागोरस थ्योरम। हम उसका यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। दो साइड का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक साइड ए स्क्वायर है प्लस दूसरी साइड कितनी है? 35 माइनस ए का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 25 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर। देखो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा होगा। इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 माइनस 2ab 70a प्लस ए स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, इसको देखो और सिंप्लीफाई करते हैं अपन। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए? 2a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 70 एक बार मैं लिख देता हूँ इधर, प्लस 1225 और माइनस 625 को अगर मैं इधर दूसरी साइड लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव -625 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देखो मैं एक बार ऊपर वाला अरेंज कर देता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है, और हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। 1225 में से 625 गया, कितना बचा? मतलब 2a स्क्वायर माइनस 70a, कितना बचेगा? 625 को माइनस करते हैं अपन 600 प्लस 600 इक्वल टू 0। देखो आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रही होगी, उसमें भी मेरे को 2 कॉमन लेके मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 35a प्लस 300 इक्वल्स टू 0। मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब अगर मेरे को इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पता लग जाए तो मैं आराम से इसका आंसर निकाल सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करो तो आना चाहिए 300, और प्लस या माइनस करो तो आना चाहिए -35। सोचो कौन से दो नंबर ऐसे? कौन से? -20 और -15। दोनों को प्लस करता हूँ, -35 मल्टीप्लाई करने पे 300 आ रहा है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? स्प्लिट द मिडल टर्म से। देखो ओके, अब अगर यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, ए मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? a -20
और यहाँ से मैंने -15 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होता है a-20 इक्वल टू 0। तो ए की क्या क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 15 और 20। बात समझ में आई। तो अगर ए की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू जब 15 होगी तो बी की वैल्यू क्या होने वाली है 35 - 15 20 होने वाली है। और अगर ए की वैल्यू 20 होगी तो फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। इस तरीके से मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों साइड निकाल सकता हूँ। आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है और समझना है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ एन एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज। डिफरेंस बताना है। एक काम करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो ये रहा, ठीक है। इस सर्कल के लिए ये सेंटर है, ये कौन सा सेक्टर होगा माइनर सेक्टर, और बचा हुआ सेक्टर कौन सा होगा मेजर सेक्टर। और मेरे को दोनों के एरिया का डिफरेंस बताना, तो ऑब्वियसली मेजर सेक्टर का एरिया बड़ा होगा, माइनर का छोटा होगा, तो मैं बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा तो मेरे को डिफरेंस मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसको सोल्व कैसे करने वाले हम। मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होने वाला है πr²। थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अगर ये 120 है तो इसके लिए कितना होगा 360 - 120 240 डिग्री। तो 240 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। और जो माइनर सेक्टर होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो कितना होने वाला है πr² मल्टीप्लाई 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। डिफरेंस निकालना है, दोनों को माइनस करना है, तो क्या होने वाला डिफरेंस अगर मेरे को निकालना है। देखो अगर डिफरेंस निकालना तो क्या करूँगा मैं, मेजर जो सेक्टर है उसके एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा। किस तरीके से, देखो अभी तक मैंने आर की वैल्यू नहीं रखी, क्यों, क्योंकि मेरे को सिंप्लीफाई करना है पहले। 240 अपॉन 360 माइनस πr² 120 अपॉन 360, यहाँ पे 240 है। देखो यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, मैंने कॉमन ले लिया πr² अपॉन 360 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 240 माइनस 120 डिग्री माइनस बच गया। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा πr² अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 240 में से 120 का तो कितना बचा 120 डिग्री। अब मैं आराम से यहाँ पर आर की वैल्यू रख सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर आर की वैल्यू रख के अपनी कैलकुलेशन को ज़बरदस्ती बड़ा नहीं बनाना। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 360, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 36 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई 3 होता है 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो अपना जो आंसर आने वाला वो क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई 21 जो कि कितना होता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अपने ऑप्शन में आंसर दे रखा है क्या, बिल्कुल। देखो ट्रायंगल बच्चों को बड़ा मुश्किल चैप्टर लगता है, एक बार ट्राई करो वापस खुद से। देखो क्या दिया हुआ है, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, पहले से दिया हुआ है। और मेरे को प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल ये रहा, और मैंने एक ट्रायंगल और बनाया ये रहा, ठीक है। दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिए। सबसे पहला ट्रायंगल है ABC, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है PQR। और दोनों ट्रायंगल में जो AD है AD ये रहा, और एक है PM। देखो AD और PM क्या है मीडियन। मीडियन का मतलब सामने वाली साइड के ऊपर एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करी जो कि अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। दो ट्रायंगल तुमको दिख रहे होंगे, ओके। दिया हुआ क्या, देखो मैं एक बार लिखता हूँ गिवन। गिवन क्या है मेरे को, सबसे पहली बात कि AD एंड PM दोनों क्या है मीडियन है। और जो दूसरी चीज़ लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। और जो टू प्रूव करना है मेरे को, प्रूव जो करना है वो क्या करना है कि AB अपॉन PQ का रेशो AD अपॉन PM के बराबर होगा।
ओके, ट्राई करना है। देखो सबसे पहले अगर मेरे को प्रूव करना है कि ये जो साइड ए बी, पी क्यू, ए डी और पी एम, इनका रेशियो इक्वल प्रूव करना है, तो मेरे को सिंपली काम करना क्या है, देखो मेरे को काम ये करना है कि मेरे को इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर अगर मैं प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाए। और मेरे को दोनों जो बड़े ट्रायंगल है वो तो सिमिलर पहले से दिए हुए हैं। इसका मतलब देखो जो ये वाली साइड है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये रेशियो तो मेरे को पहले से दिया हुआ इक्वल। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब एंगल बी भी किसके बराबर होने वाला है, एंगल क्यू के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो अब मेरे को देखो कैसे करने वाले हैं इसको। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। एक बार वापस लिखते हैं हम, जो भी हमको गिवन है वो चीज़ लिखते हैं एक बार। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर है मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये चीज़ दी हुई है। दूसरा मेरे को क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू दिया हुआ है और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर दिया हुआ है। सिमिलर अगर दिया हुआ है इसका मतलब ये चीज़ है। दूसरा मेरे को दिया हुआ है, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड क्या है कि जो ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस है। मीडियंस का मतलब कि जो ए डी है वो बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो बी डी की वैल्यू होने वाली है, बी डी की वैल्यू जो होगी, बी डी की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होगी, हाफ ऑफ बी सी। उसी तरीके से जो क्यू एम की वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, हाफ ऑफ क्यू आर। तो ये चीज़ तो हमको पहले से दी हुई है। हमको प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो उसके लिए मैं दो ट्रायंगल्स को लेने वाला हूँ जो कि मैंने बताया था। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। दोनों ट्रायंगल्स में मेरे को सबसे पहले बताओ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू क्या है, गिवन है, पहले से ही दिया हुआ है। दूसरी बात, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, पूरा तो रेशियो मेरे को दिया हुआ था। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन 2 अपॉन क्यू आर अपॉन 2 लिख सकता हूँ। अगर दोनों को 2 से डिवाइड करूँगा तो डिफरेंस कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बी सी अपॉन 2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, बी डी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डी अपॉन, और क्यू एम लिख सकता हूँ, क्यू आर के हाफ को क्यू एम लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने, बी डी अपॉन क्यू एम। देखो मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया, और जो ये वाली साइड है इनका रेशियो बी डी और क्यू एम के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर होने वाला ट्रायंगल पी क्यू एम के। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियसली इनका साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए ना। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम। मेरे को यही प्रूव करना था। तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन देखना है और वापस से करने की ट्राई करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी कह सकते हैं थोड़ा सा, बट आसान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा। ओके, तो देख के तुमको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। सबसे पहली बात देखना कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन उठ के आया है। तो ये फिगर देख के पता लग रहा है कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। देखो क्या लिखा हुआ है, ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन्स इन अ शेड, एक शेड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है। दिस शेड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाई ए हाफ सिलेंडर। इफ द बेस ऑफ अ इंडस्ट्री इज ऑफ डायमेंशन 14 × 20 मीटर एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड पोर्शन इज 7 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम बताना है दैट द इंडस्ट्री कैन होल्ड। फर्दर सपोज दैट अ मशीनरी, जो इस शेड में मशीनरी पड़ी हुई है, ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ 400 मीटर क्यूब, देन हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट इन द इंडस्ट्री। समझ में आया होगा थोड़ा। तो भाई ये एक इस तरीके की शेप है जिसमें कुछ मशीन्स रखी हुई है,
मेरे को इसका पूरे का वॉल्यूम बताना था, लेकिन इसमें कुछ मशीन है तो उन्होंने भी अपने कुछ कैपेसिटी जगह ली होगी जो कि कितनी है 400। तो मैं क्या करूँगा, जो बची हुई जगह के लिए इसका पूरा वॉल्यूम निकालूंगा और उसमें से 400 को मैं माइनस कर दूंगा। इतनी सी बात है, खुद से ट्राई करो। देखो सबसे पहले अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो बताओ क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ शेड अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम और उसमें हाफ ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता क्या है बताओ जल्दी, एल बी एच। और यहाँ पर देखो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 और जो बी है वो 20 है और एच की वैल्यू 7 दे रखी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और उसमें प्लस कर दूंगा क्या, यहाँ पर सिलेंडर पूरा थोड़ी हाफ सिलेंडर है तो हाफ ऑफ द सिलेंडर, हाफ मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही होने वाला है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो मेरे को पता है एल बी एच होता है, तो क्या लिखूंगा मैं 14 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 7 प्लस हाफ मेरे को करना है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या लूँगा 22.7, यहाँ पर 14 इसका डायमीटर दिया हुआ है तो आधी रेडियस कितनी होने वाली 7 होने वाली, तो 7 मल्टीप्लाई 7 और जो हाइट है वो कितनी दे रखी है सिलेंडर की, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 20। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 14 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है 280 होता है ना, 280 मल्टीप्लाई 7 1960 प्लस देखो 2 से मैंने इसको 10 कर दिया, कैंसिल कर दिया और 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो 70 मल्टीप्लाई 22 करना है तो कितना हो जाएगा 1540। दोनों को प्लस कर दो 0 0 15 मतलब 3500 मीटर क्यूब। तो इस शेड का टोटल एरिया था, वो वॉल्यूम था। लेकिन वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, इसमें वॉल्यूम ऑफ मशीनरी भी है ना, जो कि कितना दिया हुआ मेरे को पहले से 400 मीटर क्यूब। और मेरे को जो बताना है वो बताना हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट, कि कितना स्पेस बचा हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा, स्पेस लेफ्ट के लिए अगर मेरे को निकालना है तो जो टोटल वॉल्यूम मैंने निकाला 3500, उसमें से मैं जो मशीनरी का वॉल्यूम था उसको मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आंसर आ गया 3100 मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगर मैंने कहा कि 5 PY की तो इसका आंसर नहीं 5 करें, हो सकता है कभी 6 करें, कभी 4 करें, कभी 10 करें, अकॉर्डिंगली हम करते रहेंगे। लेकिन हमको PY की उसकी प्रैक्टिस डेली करती रहनी है। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरा ये रहा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इन टू वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स इफ। तो जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में 2 लाइन्स पैरेलल कब हो सकती है, सोचो जल्दी से, कब होती है पैरेलल लाइन्स। अगर a1 अपॉन a2 तो इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जो इसका आंसर होने वाला वो क्या होगा D। अगर मेरे को बताना हो, देखो इसमें और भी पढ़ा था ना इंटरसेक्टिंग लाइन्स, हो सकता है यहाँ पर ऐसा पूछा जाए इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे पैरेलल लाइन्स को उठा इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो क्या बोलने वाला हूँ मैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इक्वल हो या ना हो डजेंट मैटर। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के, तो लाइन्स कौन सी होने वाली इंटरसेक्टिंग लाइन। और तीसरी लाइन्स और होती थी कौन सी, को इंसिडेंट लाइन्स। उनके लिए रेशियो क्या था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो हम इस तरीके से डेली कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको वीडियो पॉज करना है, हर बार खुद से ट्राई करना है, जो भी नई चीज़ पता लगे आपको नोट डाउन करना है, वरना हमने अभी सीखा फिर भूल जाओगे। ओके, थैंक यू।